नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। काफ़ी अरसे से मैं ये कोशिश करता रहा हूं कि आपको बार बार बताता रहूं कि पाकिस्तान की मईशत की बुनियादें खोखली हैं। उन्हें सिर्फ सियासी जमातें और सियासतदान ऐसा जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत मजबूत हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि वक्ती तौर पर उनको वोट तो पड़ जाते हैं, लेकिन मुल्क को जो नाकाबिल तस्खीर नुकसान पहुंचता है उसकी कौन भरपाई करेगा। देखो, बात यह है, झूठ मीठा ज़रूर होता है, अच्छा भी लगता है और उसको सुनने के बाद एक फील गुड इफेक्ट भी आता है, लेकिन हकीकतन उसका नतीजा 0/0। सच बोले, मैं अपनी कौम को भी यही कहता हूँ, अवाम को भी यही कहता हूँ, हुक्मरानों को भी यही कहता हूँ कि भाई सच बोलो, हक बात करो। झूठ बोलने से, हर चीज़ पर पर्दा डाल देने से कोई फ़ायदा नहीं है, शहादतें छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ही बुरे और थर्ड क्लास हाल में थी इसहाक डार साहब के दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में थर्ड क्लास कंडीशन थी। पीपल पार्टी के दौर में तो पूछो ना, सत्यानाश हो चुका था पाकिस्तान की इकॉनमी का। लेकिन हर आदमी डिस्को डांस और डिस्को डांडिया कर रहा था। रमज़ान में तो मुझे कहने का भी जी नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल से जितना पाकिस्तान की मईशत का वावेला किया गया और जितना नाच गाना इस पर किया गया, इतनी पंजाबी एक्ट्रेसेस ने कभी फिल्मों में डांस नहीं किया जितना इस पर नाच गाना और डिस्को डांस हुआ। थर्ड क्लास इकॉनमी, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, सड़क पे निकलो पता लग जाता है, कोई काम नहीं हो रहा। और ये मैं अपने लोगों से, हमारी अपनी बात कर रहा हूं। क्या आपको गली देहातों के अंदर, क्या आपको जगह जगह पर गरीब लोग दिखाई नहीं देते? क्या आपको आलम हालात का नहीं पता? कल मार्केट गया, 600 रुपए किलो अमरूद खरीदा है, यकीन करो। 5 दरियाओं वाले मुल्क के अंदर फिर आप कहते हो मैं नीम चढ़ा करेला हूं। करेला 200 रुपए किलो। सुनो रेट, सुनो रेट। एक सेब किलो की बात नहीं कर रहा, एक सेब 100 रुपए का, 250 से 450 रुपए किलो। ये आग लगी हुई कीमतों को, और हम शोर मचा रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज का बेड़ा गर्क हो चुका है और हर आदमी कहता है नहीं नहीं, अली नासिर नेगेटिव आदमी, जब बात करता नेगेटिव बात करता। मैं नेगेटिव बात करता हूं? जिन लोगों ने तुम्हारे करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए वो लोग नेगेटिव हैं। मुझ पे वतन मैं हूं जिसने आपका सरमाया बचाने के लिए आपको बताया है, वो लोग मुल्क के दुश्मन हैं। उनके ऊपर ट्रायल होना चाहिए जिन लोगों ने आपको बेवकूफ बना के मार्केट को 54,000 पॉइंट पे पहुंचाया। आज उनको अदालत के कटहरे में होना चाहिए। इमरान खान साहब, आप उन लोगों को ढूंढो, निकालो, गिरेबान से पकड़ के मार्केट में जिन लोगों ने फ्रॉड किया लोगों के साथ, उनको लेकर आओ सामने। कौन से 54,000? ना नौकरी, ना धंधा, ना कारोबार, फिर भी 54,000 पे पॉइंट पे कैसे गई मार्केट? जो पूछो अरस्तु एहसन इकबाल से कि किस बुनियाद के ऊपर सीपैक के ऊपर नाच गाना किया, कितना पैसा आया सीपैक के अंदर। अब मैं और मजीद जज्बाती हूं और ज्यादा सच बोल दूं, फिर कल मसले में पड़ जाऊं। सूरज के ज्यादा नजदीक जाने से पर जल जाते हैं। सबकी हकीकतें बता दी तो मसला हो जाएगा। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब अहमद चिनाय साहब, डॉक्टर PSX सर, आपको वेलकम करता हूँ। जज्बात की वजह से जुबान में लुकनत सी आ गई है। मैं आपको बताऊं, सरमायाकारों का और बुरा हाल है। अब आप बताएं कहां बैठेगी, कहां जाएगी? सच्ची सच्ची बतानी है बात, अब गुंजाइश ही नहीं बची। आप तो वैसे ही सच बताते हैं, खुल के बताते हैं बात। जी देखिए अली भाई, बात यह है कि जो सिनारियो आपने पेश किया, मुश्किल हालात कल भी थे, आज भी हैं। और जो ये बात हो रही है कि जी मार्केट 53,000 पे शायद फिक्टिशियस पहुंची थी, मैं शायद इस बात से एग्री नहीं करता। नहीं डिसएग्री करें, हमारी मार्केट में डेप्थ है और हो रहेगा। जो बहुत सारे अवामिल हैं, देखें आप पिछले 1 साल का अगर तज्ज़िया निकालें तो एक बेयकीनी सी कैफियत और सूरत हाल जो है वो सामने नज़र आ रही है। ये बेयकीनी की कैफियत और सूरत हाल जो है वो चीज़ों को जो है वो ख़राब कर रही है। मार्केट सेंटिमेंट्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। और इसके बाद फिर 1 साल के अरसे में हमने केयरटेकर गवर्नमेंट भी देखी, हमने इसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट आती हुई देखी, इसके बाद उनकी फाइनेंस टीम आई, फिर नई फाइनेंस टीम आई, और बहुत सारे जो हैं वो इश्यूज साल भर में आते गए हैं। तो ये मार्केट जो है बड़ी सेंसिटिव मार्केट होती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि जी कुछ भी हो जाए, मार्केट जो है। कनाडा वाला बाबू आया, मुझे तो जो पता है मैं बता रहा हूँ, कनाडा वाला बाबू आया, मार्केट पे कोई असर नहीं हुआ, मार्केट वहीं की वहीं। चाइना से आए हैंग यू, वो चाइनीज़ में नाम है, कहीं अंग्रेज़ी में ना समझ लीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सीपैक का शोर शराबा किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपके चेयरमैन PSX को अरेस्ट कर लिया गया।
किसी को कोई खबर नहीं। देखिए- ऐसी सीपी के सरबराह सर की ये सब चीजें हो रही हैं, मार्केट पे कैसे असर नहीं होगा? आप सच से बताएं दिल पे मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि ये सारे अवामिल जो है ना, मार्केट बड़ी सेंसिटिव है, छोटी सी खबर पे मार्केट ऊपर या नीचे चली जाती है। लेकिन ये नहीं होता कि कोई चीज़ हो जाने से रातों रात जो हमारे स्क्रिप्ट्स हैं उनके नफ़े जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ये टाइम लगता है। तो मार्केट में एक कॉन्फिडेंस लेवल मैं समझता हूँ अब IMF के साथ एक नया एग्रीमेंट हो गया है, लोगों को लॉन्ग टर्म अपना एक विजन मिल जाएगा कि जी आज IMF के लोन के बाद जो शराइत सामने आई हैं, जिसमें गैस चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस ये हो जाएंगे, इसके बाद डॉलर का रेट ये हो जाएगा, हमारा इंटरेस्ट रेट ये हो जाएगा। यानी इस बारे में क्या सर आई है ना, सुन ले बात सुन ले, जो भी सूरत हाल सामने आएगी, मेरे ख्याल एक हफ्ते में सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी। तो ये सूरत हाल जो है वो हमारी एक डायरेक्शन को मुतय्यन कर देगी कि अब हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो ये हो जाएगा। तो जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस मेरा लॉक हो गया कि ठीक है एक नहीं मुझे 2 रुपये लगेंगे, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी वही बनाऊंगा जो मैं एज अ कंपनी बात कर रहा हूँ कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि अब मुझे माल फला रेट में मार्केट करना। मैं बात आपकी मान गया। इसके बाद जो है वो मेरी मार्केट की डायरेक्शन बनेगी कि हाँ अब जो है वो मेरी कंपनी जो है 100% मान गया आपकी बात, ग्रीन में चली गई है और अच्छा मुझे 100% मान गया। अब जो ऑब्जर्वेशंस हैं आपके सामने लुकमा करके रखता हूँ। जी बिल्कुल। बात ये है IMF के साथ जो भी मायदा हुआ उसके नतीजे में जो कुछ अखज़ किया है उसके बारे में जो नुकात है उसके मुतालिक आपसे बात करता हूँ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है क्योंकि हर तज्जियाकार ने ये बताया कि IMF के साथ जो मायदा हुआ उसके नतीजे में अब होने क्या वाला है, क्या क्या होने वाला है, ब्रेक के बाद जानिए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अब IMF के साथ जो बात होती है ना हुकूमत की, अब सबको तो पता नहीं लगती और उसको शुगर कोट कर देते हैं, उस पर गुलाब का पानी छिड़क देते हैं और पता नहीं लगता कि अंदर बात हुई क्या है। अहमद चुनाई साहब, जो बात हुई देखें जो सरफेस पे, वो ये है कि फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है उसकी डिटर्मिनेशन किसी हद तक मार्केट बेस्ड होगी या स्टेट बैंक ही उसको देख रहा होगा मामलात को इस तरह से कि फ्री फ्लोट निज़ाम की जानिब जा रहे हैं। इसके माने ये हैं कि डॉलर शायद, देखिए लोगों ने जो जज किया है, डॉलर शायद बहुत ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम हो जाएगा और रुपए की खूब पिटाई लगेगी, ऐसा लोगों ने इंटरप्रेट किया। ऐसी सिचुएशन में मार्केट को बढ़ना चाहिए क्योंकि मार्केट एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग टू US डॉलर। मार्केट माजी की बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं हर दफ़ा यही हो, एडजस्ट करती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, उल्टा लटकोगे तो सीधा नज़र आएगा। अब ये बताए, जो बातें मैंने सुनी है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये पहली बात है जी जी। देखिए ये तो डिज़ास्टर है मार्केट का, डॉलर का जो है वो डिवैल्यू मज़ीद होना। मैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल लोगों के पूरी इकनॉमी की बात कर रहा हूँ, जहाँ हमारी इंपोर्ट बेस्ड इकनॉमी ज़्यादा है और इस इंपोर्ट बेस्ड इकनॉमी की वजह से यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग डेफिनेटली बहुत बढ़ जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए ये मैं समझता हूँ कि जो इकनॉमी के हालात थे उसमें ये चीज़ें जो है वो इम्पेरेटिव थी कि ये चीज़ आज नहीं कल होनी थी। यानी ये डिबेकल होगा, डिजास्टर होगा। आप तो खुल के नहीं बोलेंगे, लेकिन देखिए मैं डिज़ास्टर और डिबेकल नहीं कहता इसको, इसलिए नहीं कहता कि ये रूटीन मैटर तो नहीं है, एक एबनॉर्मलिटी है और इस एबनॉर्मलिटी को पाकिस्तानी कौम जो है उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक एब्जॉर्प्शन लेवल पाकिस्तान का होता है, 10-20 रुपए डॉलर कम होने से अफेक्ट ज़रूर आएगा आम आदमी पे, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत महंगी हो जाएगी और उसकी जो स्पेंडिंग की जो लिमिट है वो बस परचेजिंग पावर इम्पैक्ट हो जाएगी। जी, लेकिन ये मैं समझता हूँ एक टेम्परेरी फेज़ है जो वक्त के साथ साथ एक एडजस्ट भी हो जाएगा। लोगों को तकलीफ़ अपनी जगह पे ज़रूर होगी, चीखें भी निकलेंगी, लेकिन मैं डिबेकल और डिज़ास्टर नहीं कहता कि इट्स अ चेंज फॉर अ बेटर फ्यूचर। हम एक फ्यूचर आउटलुक की बात करें कि हमारी इकनॉमी जो है वो आगे जाकर इन तमाम मेजर्स के साथ प्रॉस्पर करने की बात है। देखिए एक चीज़ देख लें, मैं हुकूमत की फेवर की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ हम बिल्कुल अपने सामने ये ले लें कि कोई भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो जरदारी साहब की गवर्नमेंट हो, नवाज शरीफ साहब की हो या इमरान खान साहब की हो, कोई भी अपने लोगों को मुसीबत में नहीं देखना चाहता, कोई भी लोगों की तरफ से
पब्लिक ह्यू एंड क्राई जो है वो नहीं देखने चाहते। उनकी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट स्टेबल रहे, और ये सारे इकदाम बड़े सोच समझ के लिए जाते हैं कि हम फ्यूचर में अपनी इकनॉमी को कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं। नई इकनॉमिक टीम आई है, नई फाइनेंस टीम बैठी हुई है, उसने जो आउटलुक दिया है इन तमाम इस्लाहात के बाद, वो मैं समझता हूँ यकीनन एक पॉजिटिव इमेज की तरफ दिया होगा। तो जब एक पॉजिटिव आउटलुक हम की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें इस पूरी एक्सरसाइज का हिस्सा हैं, और इस एक्सरसाइज को कर लेने में एक दफ़ा जो है वो तकलीफ़ तो ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आगे जाके मैं समझता हूँ कि मार्केट आउटलुक हमारा बहुत बेहतर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट की तरफ आता हूँ। वैसे मैं बता दूं, ये बातें इमरान खान साहब तक पहुंचती हैं ज़रूर, और कोशिश यही होती है कि उनके MNA MPA काबीना के लोग जो हैं वो बगौर सुने बात को, और इतना शोर शराबा करता हूँ, इतना ड्रामा करता हूँ ताकि उन तक बात पहुँचे, और जितना शोर शराबा मैं करता हूँ इस मौजू पर बात पहुँच ही जाती है अपनी जगह पर। सर, दूसरा इशू ये है कि वो जो बात उन्होंने कहने की कोशिश की है बड़े प्यार से, महंगाई का मुकाबला करने के लिए स्टेट बैंक को जो है वो किरदार उसका अदा करना पड़ेगा, या उसको आज़ादी होगी। इन अदर वर्ड्स, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। कहानी खत्म। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ना, और किस तरह से महंगाई रोकेंगे? देखें, इंटरेस्ट रेट बढ़ना जो है वो भी इकनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। हमारी कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो कम हो जाती है, और लोग जो हैं वो बैंकों की तरफ ज़्यादा देखना शुरू हो जाते हैं। यही इफेक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट पर आएगा। मैं पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि इंटरेस्ट रेट जहाँ बढ़ता है वहाँ मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। जो इन्वेस्टर है वो ये कहता है कि जी मुझे एक फ़िक्स रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है। हमारी मार्केट की अगर डिविडेंड यील्ड 8-9% की है, और वैल्यू यील्ड जो है वो 28-29% हुआ करती थी, तो मैं समझता हूँ कि लोग हर सूरत में ये प्रेफर करेंगे कि ना वैल्यू यील्ड इस वक्त मिल रही है, ना डिविडेंड यील्ड, तो फिर भी मैं आई एम श्योर कि 8-9% के लेवल पे फिर भी आ जाएगा, क्योंकि जो पिछले रेवेन्यू जनरेशन कंपनी के हुए हैं वो अच्छे हुए हैं, और ये भी 8-9 महीने फील करते हैं कैरी फॉरवर्ड होगा। देखिए, हाँ बिल्कुल, ये भी 8-9 महीने जो कंपनीज़ के निकले हैं, अगर हम उसकी बात कर लें, बल्कि 10 महीने हो गए, तो कंपनीज़ के जो हाफ ईयरली और क्वार्टरली प्रॉफिट्स आए हैं वो बेहतर आए हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो हम वही आउटलुक समझते हैं 8-9% का, और वो आउटलुक आएगा। लेकिन एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अगर मैं देखता हूँ कि मुझे साल भर में 12-13% बैंक से रिटर्न मिल जाता है, तो मैं शायद उसको प्रेफर करूँगा कि नहीं, मैं उधर जाता हूँ, वहाँ मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड ये बात याद रखनी चाहिए कि मार्केट अपने लोएस्ट स्टेप पर है, 32-33 हज़ार पॉइंट के लेवल पर है, और तो 32-33 हज़ार पॉइंट से 20 हज़ार पॉइंट की आज भी गुंजाइश मौजूद है कि 53 हज़ार का हमने हाई देखा है। तो जहाँ 20 हज़ार की गुंजाइश मौजूद हो, वहाँ मार्केट में इस वक्त और लोग आएंगे। स्पेशली मैं अभी जब आपसे वक्फे में बात कर रहा था कि फॉरेन इन्वेस्टर हमारा बहुत ज़्यादा आएगा। फॉरेन इन्वेस्टर के लिए एक लुक्रेटिव मार्केट इसलिए हो गई है कि जहाँ 105 रुपये के डॉलर से वो यहाँ आते थे, आज 140-45 के हिसाब से आएंगे, और अगर डिवैल्यूएशन होता है तो और ज़्यादा उनको जो है वो मार्केट में लेवरेज मिलेगा। तो जहाँ मार्केट में लेवरेज मिलेगा वहाँ मैं समझता हूँ कि फॉरेनर्स की बाइंग अपनी जगह पर आएगी, जो आजकल भी हम देख रहे हैं। तो जहाँ फॉरेनर्स की बाइंग आएगी वहाँ मार्केट में एक्टिविटी भी आएगी, और मार्केट में रेट्स का भी अपसाइड आएगा। अच्छा, फिर अब तीसरे नुक्ते पर हम विड्रॉल या रिडक्शन इन सब्सिडीज, जो सुपरफिशियली जो बात पता लगी आपको बता रहा हूँ, सब्सिडीज विड्रॉ होंगी, और बिलखुसूस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो कि खा रही हैं, कर कुछ नहीं रही हैं, उनकी तरफ अब तवज्जो कम हो जाएगी। हुकूमत अब मज़ीद उनको पैसे नहीं दे सकती। दे आर नाउ ए लायबिलिटी। तो अब क्या प्राइवेटाइजेशन या कोई और सोल्यूशन? अब ये बताएं। दो चीज़ें हैं, पहले हम सब्सिडी की बात कर लें। देखिए, जहाँ हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर को हमेशा हमने सब्सिडी देने की बात की है। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि ये वो सेक्टर है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, और हमारा ब्रेड अर्नर भी वही है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए उस लेवल पे जो हमारे किसानों का लेवल है, और उनको इंसेंटिवाइज़ करना चाहिए। वो सब्सिडी अपनी जगह पर है। बाकी जितनी भी सब्सिडीज़ हैं, मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं है। उन सब्सिडीज़ को जो है वो रिव्यू करने की ज़रूरत है, और उन सब्सिडीज़ को कम करने की या ख़त्म करने की भी ज़रूरत है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो आप बात कर रहे थे, हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। देखिए, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज में 4 ऐसी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज हैं, बशमूल PIA, स्टील मिल्स, पाकिस्तान रेलवे और एक आधा और। ये सारी जो हैं ये हमारी जो इकोनॉमी को जो है ना वो दीमक की तरह दीमक की तरह और हर साल अरबों रुपए का जो है वो हम डेफिसिट देखते हैं। 400-500 अरब रुपए तो सिर्फ PIA में चले जाते हैं हमारे। ये डेफिसिट अगर हम हर साल लेते गए
तो मैं समझता हूँ हमारी इकनॉमी का भी बट्टा बैठ जाएगा और जो एंटरप्राइज चल रही है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इसके लिए ड्रास्टिक एक्शंस की ज़रूरत है। प्राइवेटाइजेशन एक हल ज़रूर है, लेकिन हमने इसको पहले ही कहा था कि जो इसके बोर्ड्स बनते हैं, इंडिपेंडेंट बोर्ड्स बनते हैं, उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि उसमें ऐसे लोगों को लेकर आएँ जो टफ़ डिसीजन ले सकें। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि ये लोग बोर्ड पे क्यों नहीं आना चाहते, अच्छे लोग, उसकी सिर्फ एक वजह है कि इसके बाद जो आज आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो पीआईए के बोर्ड पे थे, उनको नैब का सामना करना पड़ रहा है, नैब की इंक्वायरियाँ भुगतनी पड़ रही हैं, एफआईए का सामना करना पड़ रहा है। तो उस पर किसी किस्म की इम्यूनिटी आनी चाहिए, हमें उनके पास ट्रस्ट लेवल आना चाहिए कि जी ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, ये ईमानदारी के साथ इन इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करेंगे। और ईमानदारी के साथ इंस्टीट्यूशंस को जब बेहतर कर रहे हों तो फिर स्टेट की इंटरफियरेंस उसमें ना आए कि इसको निकालो, इसको रखो, या ये भर्तियाँ करो या ये भर्तियाँ ना करो, उनको अपना काम करने दें। तो देखिए, ये जब तक इस किस्म का फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, रेगुलेशन जो है वो हम इसके सख्त नहीं बनाएंगे कि जहाँ इंडिपेंडेंस को इंडिपेंडेंसी देंगे, वहीं मैं समझता हूँ हालात बेहतर हो सकेंगे, वरना नहीं हो सकेंगे। अच्छा, फिर अब चौथा, जिसका बड़ा मैं कहूँगा कि कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से है क्योंकि आपके एक साथी भी रहे हैं शब्बर जैदी साहब, एक तरह से क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी के अंदर आप भी मुतहरिक हैं, वो भी इस हिसाब से रहे हैं, और स्टॉक एक्सचेंज के भी मेरे ख्याल से बोर्ड पे रहे हैं वो। तो मतलब जो समझ पा रहा हूँ मैं बात है, वो टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की बात की गई है। टैक्स कलेक्शन बढ़ाना कुछ समझ नहीं आया, रिसेशनरी इकोनॉमी बनती दिखाई दे रही है। आप एक इकोनॉमी इन रिसेशन के साथ टैक्स किस तरह कलेक्ट करके दिखाएंगे, ये मुझे बताएं, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। देखिए, बात यह है कि हमारे टैक्स पेयर्स कितने हैं, 12-15 लाख इतने ही है, ठीक है, और उसमें से अगर आप सैलरीड क्लास निकाल दो बहुत कम रह जाएंगे, तो हमारे 4-5-6 लाख 7 लाख मैक्सिमम जी। तो ये टैक्स बेस हमारा नहीं है। दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, एक तो टैक्स बेस, और दूसरा जो अब मैं समझता हूँ शब्बर जैदी साहब राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक खौफ जो एफबीआर का लोगों के सामने है डिक्लेरेशन के पर, मतलब एक तो होता है ना कि ना देने पे, जो खौफ है वो डिक्लेरेशन पर है कि जी हमने ये चीज़ डिक्लेयर की, तो वो पूछेंगे ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया। तो एमनेस्टी ला रहे ना, मैंने सुना उसके लिए। पूरी बात सुन लें, एक चीज़ का कॉन्फिडेंस हमें इनको लाना पड़ेगा इनके ऊपर। वो कॉन्फिडेंस ये लाना पड़ेगा सारे टैक्स पेयर्स और नॉन टैक्स पेयर्स हैं कि जी आप मुल्क की तरक्की में एक ड्यू रोल अदा करें, आप टैक्स पेयर बने और टैक्स अपना ड्यू टैक्स पूरा दें जो दे रहे हैं। और साथ साथ जो है वो ये भी इनको अश्योरेंस देनी पड़ेगी कि हम कंप्लीट इम्यूनिटी देते हैं कि आपको कोई एफबीआर तंग नहीं करेगा, आपके ऊपर कोई अनड्यू रेट्स नहीं होंगे, आपके कोई बैंक अकाउंट सीज नहीं होंगे। इन तीनों डायरेक्शंस में शब्बर जैदी साहब ने काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने डायरेक्टिव्स दे दिए हैं कि बैंक अकाउंट को पूछे बगैर सीज नहीं आदमी अच्छा, मैंने जो आज लेटेस्ट डायरेक्टिव ये भी इनका आ गया है कि रेड्स ना किए जाएँ, और जब तक ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इनको अलाउ ना करे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में वो डेफिनेशन देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। तीसरा मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एफबीआर को, बिज़नेस कम्युनिटी को मिलकर बैठना पड़ेगा। एफबीआर की तरफ से, सरकारी मशीनरी की तरफ से एक कंप्लीट एश्योरेंस बिज़नेस कम्युनिटी को दी जाए कि जी आप पूरा टैक्स दें, जो नहीं दे रहे वो भी दे दें, और हम आपको कंप्लीट इम्यूनिटी की जो है ना वो गारंटी देते हैं। ये सिर्फ एमनेस्टी स्कीम की बात नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस लेवल की बात है कि मैं सिर्फ अपना रिटर्न खुद फाइल करूंगा और ईमेल पे भेज दूं, मुझे किसी भी टैक्स कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा फॉर्म हो जिसमें मेरी इनकम डिक्लेयर हो, मेरी चीज़ें सामने लगी हुई हो, और मेरा जो है वो इनकम टैक्स जा रहा हो। मुझे फिर कोई पूछने मेरे घर पर नहीं आएगा कि आपने ये टैक्स क्यों दिया, क्यों नहीं दिया। हाँ, जब तक कोई सस्पिशन ना हुआ। देखिए, बहुत सारे लोग इस अच्छी फैसिलिटी का मिसयूज़ भी करेंगे। अगर आप पीछे देख लें कि जहाँ जहाँ टैक्स पॉलिसी जो है वो लिबरल आई है, अब्दुल्ला यूसुफ साहब का दौर था, दूसरे दौर थे, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे पता है कि उस दौर में कॉन्फिडेंस लेवल था, लोग टैक्स दे देते, कलेक्शन भी अच्छी आई, बहुत अच्छी आई है। तो हमें दोबारा से उस रिजीम में जाना पड़ेगा, लोगों को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि जी कोई नैब नहीं, कोई एफआईए नहीं, कोई एंटी करप्शन नहीं, आप टैक्स दें, हम आपके साथ खड़े हैं। और ये आपका मुल्क है, ये आपका मुल्क है, ये पैसा आप पर खर्च होगा। पैट्रियोटिज्म हमारी आनी चाहिए। हम पैट्रियोटिज्म नहीं लेकर आएंगे, हम यही सोचेंगे कि जी ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, पता नहीं ये क्या कर देगी, नैब आ जाएगी, एफआईए आ जाएगी। ये तासुर लोगों को नहीं आना चाहिए। तासुर ये आना चाहिए कि जी आप टैक्स दें, हम आपके दोस्त हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मैं बात एक गुजारिश करना चाहूँगा शब्बर जैदी साहब से। अल्लाह ताला ने उनको ओहदा दिया, चेयरमैन एफबीआर बनाया है। कुछ लोग हमें मैसेज करते रहते हैं, मैं उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि सर, विडोज़ इस मुल्क की, सीनियर सिटीजन्स और बिलखुसूस माइनर्स, इन पर टैक्स जो आप लोग लगाते हैं ये बड़े गलत टैक्स होते हैं।
दुनिया के अंदर तो चलो आप लोग छूट जाओगे, आखिरत के अंदर FBR वालों के लिए मेरे ख्याल में अल्लाह से दुआ करता हूँ इनके लिए मखसूस अलहदा से सिस्टम रखा जाए। जो लोग विडोज़ से, जो लोग यतीमों से, जो लोग माइनर्स से और जो लोग बुज़ुर्गों से, हमारे मुल्क के सीनियर सिटीजन्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे टैक्स वसूल कर रहे हैं, ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब कर रहे हैं, अल्लाह ताला ख़ास तौर पे उनके साथ अलहदा निज़ाम करे। क्योंकि FBR में दाखिल हों तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ये मजहबी रुझान रखने वाला कोई दफ्तर है, लेकिन मैं अल्लाह से आज रमज़ान में क्या पता किस वक्त कबूलियत की घड़ी हो और किस वक्त FBR वालों को हिदायत हो जाए। या अल्लाह इन लोगों के लिए ख़ास इंतज़ाम करना अगर ये इस्लाह अपनी नहीं करते। कहते हैं कि बदवा नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं बदवा नहीं दे रहा, मैं इस्लाह की दुआ कर रहा हूँ। और इसके साथ ही एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स टेक अ शॉट। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब यकीन करें कभी कभार मुस्कुराने को जी करता है जब मैं लोगों को पहले बताया करता था कि मोहतात होकर सरमायाकारी करना, कहीं ऐसे ना हो कि इन चिकनी चुपड़ी बातों के अंदर अपनी ज़िंदगी का सारा पैसा, सारा सरमाया गंवा ना दो। लोग मुझे कहते थे नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं कहता था नहीं ऐसा होगा, क्योंकि हकीकत जो आँखों से नज़र आती है, जहन को समझ आती है और दिल को लगती है, वो कभी ऐसे नहीं हो सकता कि उसकी नफ़ी हो। बस बहुत सारे लोगों ने अपनी बेटियों का जहेज़ गवा दिया, बहुत सारे लोगों ने अपनी पेंशनों को आग लगा दी। ये मार्केट भी बड़ी अजीब चीज़ है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ज़फ़र मोती साहब, साबिक डायरेक्टर भी रहे हैं KSC के। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू। ज़फ़र मोती साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो के अंदर जो है अहमद चुनाई साहब भी मौजूद हैं और उन्होंने बड़ी मुतवाज़िन गुफ्तगू की है। परसों आप कह रहे थे कि मेरी बात कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगी। मैं आज भी, वैसे तो शर्त लगाना दीन में हराम है, मैं आज भी आपको कहने के लिए तैयार हूँ कि मार्केट शायद उस सतह से भी नीचे चली जाए जिसके बारे में मैं आपसे परसों बात कर रहा था। तो आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि मार्केट और मज़ीद गिरेगी या अभी भी नहीं मानेंगे? नहीं, अभी भी नहीं मानूंगा। और शर्त चलो लगाना मना है, इफ्तारी खिलाना तो अलाउड है ना। तो आपकी तरफ से इफ्तारी हो जाएगी या मेरी तरफ से हो जाए इफ्तारी? चलें फिर ये इफ्तारी कबूल की। लेकिन अब आप ये बताएं, अब मार्केट का बनेगा क्या? सरमायाकार पकड़ रहे हैं, गिरबान लोगों का, लोग काबू नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर जो है बड़ा कहा करते थे मार्केट बेहतर हो जाएगी, अब वो बेचारे कहीं मिल नहीं रहे कि अब सरमायाकार कहाँ जाए, छोटा और दरमियाने दर्जे का, ये बताएं आप। देखिए, एक बात तो ये है कि जब भी कैपिटल मार्केट की बात होती है, हम और आप जो पुराने लोग हैं हमेशा कहते हैं कि अपनी चादर को देखकर इन्वेस्टमेंट करें। अभी भी कुछ नहीं तो कम से कम 70% वो लोग हैं जिन्होंने ये माल जो किया है अपने ही पैसों से किया है, कर्जा लेकर बैंकों से, कहीं से, किसी से हाथ पांव जोड़कर नहीं लिया है। दूसरा, जो कई मरतबा हमें अफसोस होता है कि वो नहीं है, बदला नहीं है, कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन आज जब बबल नहीं होता तो ऐसी मार्केट में हमें फायदा हो जाता है कि ये बबल ना होने की वजह से मार्केट घटती भी है तो भी लोग अपना पेशेंस होता है, सब्र कर लेते हैं और 6-8 महीने का इंतजार करते हैं कि मार्केट पे बढ़ने लगते हैं। आज क्या एहतियात की जाए? मुझे आज भी याद है अहमद चुनाई साहब, आपको भी शायद वो मंजर याद हो, 2008 का था या 2009 का था, मैं करीब ही नौकरी किया करता था। मुझे किसी ने बताया कि PSX तो तब नहीं होती थी, कराची स्टॉक एक्सचेंज में पथराव हो गया। जब मैं पहुंचा तो सहन में पत्थर पड़े हुए थे, स्टॉक मार्केट बंद पड़ी थी, हू का आलम था। मैं ये नहीं कहता खुदा ना खास्ता ऐसा होगा। आज कौन कौन से ऐसे इकदाम लेने कि ऐसा ना हो, ये बताते हैं आप। जी अहमद चुनाई साहब। देखिए, मैं नहीं समझता कि इस किस्म की कोई बात अब सामने आ सकती है। मैं ज़फ़र भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैंने आपको इससे पहले भी कहा और अभी भी ये कह रहा हूँ कि 53,000 के उस पर जो है वो हमारे पास एक बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में थी। लोग जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे थे बाहर से, जो है वो बड़े बड़े जो स्टॉक मार्केट के प्लेयर हैं, कैपिटल मार्केट के, उनका इंटरेस्ट था और वो जो है वो अपना उस वक्त भी मार्केट में थे। उस वक्त हमारे पास यहाँ लोकल बाइंग बहुत बड़ी थी, लोकल मार्केट की डेप्थ थी, म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो बाइंग कर रहे थे। आज अच्छा, और उस वक्त जो है वो जो फॉरेनर था वो माल बेच के जा रहा था। वो माल इसलिए नहीं बेच रहा था, माल इसलिए बेच रहा था कि एक बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स थे। उन्होंने शायद
शायद नीचे के रेट्स पे माल लिए हुए थे और उस वक्त थे। आज थोड़ा सा एक टर्न अराउंड ये आया हुआ है कि इस वक्त दोबारा मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर मौजूद है और फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहा है। आप डेली के आउटपुट के फिगर्स देख लें, आउटलुक आपको ये नज़र आएगा कि हाँ फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि जी हमारे पास से कौन माल बेच रहा है। देखिए आगे रिडेम्पशंस आ रहे हैं बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स के, वो रिडेम्पशन के कैश रिच होने के लिए अपने आप को जो है वो ऑफलोड कर रहे हैं और काफ़ी सारा माल उन्होंने भी बेचा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अब इसमें मज़ीद गुंजाइश होगी। हालात मुख्तलिफ आ रहे हैं, हमें आगे 6-8 महीने में एक स्टेबिलिटी की जो है वो फ़ज़ा नज़र आ रही है। तो जब सारी चीज़ें इन प्लेस हो जाएंगी, डॉलर जो है वो लॉक हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट हमारा जो है वो तय हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा सामने होगा, तो हम अपना फ्यूचर आउटलुक जो है वो अच्छी तरह प्लान कर सकेंगे और कंपनीज जो है वो प्रॉस्पर कर सकती हैं इसमें। जी ज़फ़र मोती साहब, अब बात यह है कि डू यू वुड यू बी एबल टू बाय दिस आर्ग्यूमेंट कि आफ्टर 6 or 8 months इकोनॉमी जो है इट विल बी इन अ बेटर पोजीशन? क्या कहते हैं आप? जी ज़फ़र मोती साहब। वो पुराना एक जोक है कि सब मिठाइयाँ मिलाकर फिर मुझे 2 आने की मिठाई दे दो इसके अंदर से। वो बात तो सही कह रहे हैं अहमद, लेकिन ये कि जिस स्पीड में वो बता रहे हैं वो स्पीड नहीं है। मैं हर एक को कह रहा हूँ कि 2021 में आपको टर्न अराउंड नजर आएगा। 2.7 का GDP जो है उसको बढ़ते बढ़ते कोई 7-8% हो जाएगा। ये 3.5-4 के बीच में रहेगा। डॉलर रुपये की पैरिटी स्टेबल यहाँ रहेगी। लेकिन अगला जो झटका है, अगला जो मसला आएगा जब पेमेंट करें तो पेमेंट के लिए आपको IMF को कर्जा जो लिया है उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उससे फिर डॉलर रुपये की पैरिटी स्टेबल नहीं रहेगी। मई के एंड में दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है जिसमें वो जो बातें हैं वो सच साबित होंगी कि 10.75 को 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाते हैं या 70 बेसिस पॉइंट से बढ़ाते हैं, 75 बेसिस पॉइंट 100 बेसिस पॉइंट से भी बढ़ा सकते हैं, 100 बेसिस पॉइंट से भी बढ़ा सकते हैं। वही जरा ऑप्टिमिस्ट हो, आपको पता है हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो स्लो करेंगे, लेकिन ये कि मेरे को लगता है मेरी दुआ है कि 50 बेसिस पॉइंट में 75 बेसिस पॉइंट बढ़े। देखिए इसमें मेरा एक व्यू पॉइंट और भी है। जब हम बैंक डिस्काउंट रेट की बात करते हैं, जो हमारे पास है वो एक बेसिक रेट है स्टेट बैंक का 10.75। मैं समझता हूँ कि इसमें डिफरेंशिएट होना चाहिए कंज्यूमर स्पेंडिंग पे भी और इंडस्ट्रियल स्पेंडिंग पे भी। जहाँ इंडस्ट्रियल स्पेंडिंग होती है वहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये बेस रेट डिफरेंट होना चाहिए। जहाँ कंज्यूमर इन फेवर ऑफ मल्टीपल रेट्स। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है डिपेंडिंग ऑन द यूटिलिटी। जी हाँ। इसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जहाँ हमारे पास चीप इंटरेस्ट रेट पे जो है वो मशीनरी पाकिस्तान में आएगी, इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, वहाँ हम नौकरियाँ भी लोगों को देंगे। बड़े ड्यूअल एडवांटेज हैं और इकनॉमी का पहिया भी चलना शुरू हो जाएगा। इस बेसिक रेट पे कि 10.75 स्टेट बैंक दे रहा है, 2-3% अपलोड करके जो है वो अपना कमर्शियल बैंक दें 13-14-15% पे, तो उस पर इंडस्ट्रीज़ वायबल नहीं रहती। इंडस्ट्रीज़ की वायबिलिटी जो है वो लो इंटरेस्ट रेट पर है कि लो इंटरेस्ट रेट हो, लोग कमा के पैसे देते रहें और जो है वो इकनॉमी का पहिया चलता रहे। तो ये जब तक हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, सबको एक ही उससे हम चाहेंगे कि चलाएं, एक छड़ी से हाँकेंगे तो वो हाँक नहीं सकते। उसके लिए जो है वो हमें डेफिनेटली जो है वो इस पॉलिसी को जो है वो सामने लाना पड़ेगा। ज़फ़र मोती साहब, बात यह है कि IMF प्रोग्राम की तफसीलात सामने जो आ रही हैं, हर शख्स अपने हिसाब से तज्जिया कर रहा है। मैंने भी आगाज़ में बात यही की कि डॉलर एजेंडा पर है, इन्फ्लेशन एजेंडा पर है, सब्सिडीज़ एजेंडा पर है, टैक्स कलेक्शन एजेंडा पर है। तो इसके बारे में भी तो थोड़ी राय दें कि उसके इफेक्ट्स क्या आएंगे हमारी मार्केट। सबसे पहले जो अहमद बात कर रहे हैं ना कि डिफरेंशिएट होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी में आम आदमी के लिए और इंडस्ट्री के लिए, उससे सबसे बड़ा मसला जो देखा गया था, ऑब्जर्व किया गया था, वो स्टेट बैंक उसको कंट्रोल नहीं कर सकी थी कि इंडस्ट्री के नाम पर लोग रह रहे थे और फिर इसको ओपन मार्केट में चला रहे थे। तो जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ गवर्नमेंट को कि भाई 3-4% तो वही ऊपर से खा जाते थे। तो ये कोई अगर ऐसा फॉर्मूला बने तो साथ में ये फॉर्मूला भी हो कि इंडस्ट्रियलिस्ट ही ले और वो इंडस्ट्री में ही लगाए, वो फिर कैपिटल मार्केट में आकर या अपना कहीं पर दूसरा बैंक को देकर और फिक्स डिपॉजिट में अपने रखकर कमाए नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये 3-4 चीजों का सवाल आता है, तो ये सवाल आपको हर हफ्ते आएगा, इसका कोई जवाब इमीडिएट है नहीं। हमारे में वेनेजुएला में, इक्वाडोर में, सोमालिया में, सब सहारन कंट्रीज में कोई फर्क नहीं रहा। अच्छा, लेट मी put it in those words once again. Small और medium investors इस वक्त मोहतात रहें या नहीं? मेरे ख्याल में अली भाई वो खुद ही मोहतात हो गए हैं। आप देखिए वॉल्यूम बता रहे हैं कि मार्केट में काम नहीं है, तो इसका मतलब है वो खुद ही इन एंड आउट नहीं हो रहे हैं।
डे ट्रेडर्स भी नजर नहीं आ रहे हैं। स्मॉल इन्वेस्टर्स तो थर्ड टायर स्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट में फंसे हुए हैं। जो बड़े स्क्रिप्ट हैं उसमें तो फंड्स एंड बड़े हाई एंड के बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं। तो उसको देखते हुए वो खुद ही मोहतात हैं। आप अगर कभी टाइम मिले और कैपिटल मार्केट में आए तो हम आपको सर्वे कराएं कि नीचे का जो हॉल है, मेन हॉल जहाँ आउट क्राई होता था, वो बिल्कुल खाली और बंद जैसा होता है। हाँ, मैं आपसे अगले दिन जिक्र ही कर रहा था कि जब सहाफत में नया नया आया था, आपसे मिलने के लिए आया, उस हॉल में सन्नाटा था। यकीन करें अहमद चिनाई साहब, जो ट्रेडिंग फ्लोर था वहाँ पर ऐसा दिल चाह रहा था कि बंदा अच्छे से सोफे को ढूंढ के या बेंच जो वहाँ लगे उस पर आराम से सो जाए। कितनी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी काफी लोग सोते हैं। अभी भी काफी लोग। अहमद चिनाई साहब, दिस इज अ रियलिटी। मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट अब देखे छुपाई मार्केट, वो कहते हैं ना जैसे गए हो अब मसला गड़बड़। देखिए, लोग जो हैं वो सेंटिमेंट्स पे चलते हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में हर चीज़ के मामले में नेगेटिव सेंटिमेंट्स चले आ रहे हैं, चल रहे हैं। अच्छा, मैं और आप भी यहाँ नेगेटिविटी की बात करेंगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जी नेगेटिविटी की बात नहीं करनी चाहिए, या हमें जो है वो अपना फैक्ट्स देखो ना, अभी पॉजिटिविटी की बात की, मार्केट 33,000 पे आ गई। आप बताओ अब और क्या। हमने मेरी बात सुन लें, हमने जो है जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं इकनॉमी के पे उस पर डिस्कस ज़रूर किया है, उस पर अपने कंसर्न्स और इश्यूज भी रेज किए हुए हैं। ये तमाम चीज़ें हुकूमत वाला को, इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ, सोल्यूशन बता दें जल्दी से इनको। सोल्यूशन ये है कि जी अब जो इस्लाहात हुई हैं उस पर लोगों को एक ट्रस्ट करना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल आना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस लेवल ही दोबारा मार्केट को भी उठा सकता है, ना सिर्फ स्टॉक मार्केट को बल्कि पूरी इकनॉमी को। हमने जफर मोदी साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि जी लोग मिसयूज़ कर देते हैं 2 डिस्काउंट रेट की फैसिलिटी को, लेकिन इसमें मॉनिटरिंग सख्त कर दी जाए। और दूसरी तरफ मैं ये बट यू शुड फोर्स द बोर्ड, बिकॉज यू आर द मेंबर। नहीं, बट यू शुड फोर्स द बोर्ड राइट नाउ दैट दे शुड बी टेलिंग द गवर्नमेंट व्हाट टू डू। डेफिनेटली देखें, बोर्ड अपनी यू आर सेइंग इट बट द बोर्ड नीड्स टू से टू। बोर्ड अपनी बजट की प्रपोजल्स भेज रहा है, कुछ भेज चुका है, कुछ आगे भी हम भेजेंगे। नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे एक मीटिंग भी शेड्यूल हुई है। तो ये चीज़ें हम अपनी तरफ से चला रहे हैं। वो हमारे बोर्ड के चेयरमैन हैं सुलेमान साहब, वो इस सिलसिले में एफर्ट्स भी कर रहे हैं, हम उनके साथ साथ इस पर चल रहे हैं। एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि जी स्टॉक एक्सचेंज एज अ बोर्ड जो है वो भी अपना एक ड्यू रोल अदा करेगा और करता रहेगा इंशाल्लाह। बात सिर्फ यही है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिलवाएं कि ये जो इकोनॉमिक मेजर्स आ रहे हैं वो बेहतरी के लिए आ रहे हैं, और हम इन मेजर्स पे पूरा ट्रस्ट करके जो है वो आगे बढ़ें। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मज़ीद तफसील में जा सकता था, बात आज और भी हो सकती थी, बहुत सारे मौज़ूआत और भी छेड़े जा सकते थे, लेकिन मैंने आज फोकस जो है कैपिटल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रखा है। सरमायाकारों को काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था कुछ मैं बता दूँ, लेकिन वो मानते नहीं थे। आज मेरी बात पर शायद तुम्हें यकीन आ जाए। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।